दर्पणपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी गांव में एक महेश नाम का आदमी था। महेश अपनी बीवी के साथ आम के बागान में फल जमा कर रहा था। अरे शिवानी, आम की बरकत बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल बागान में फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस साल पैसे बहुत होंगे हमारे पास। और यदि कहीं दिक्कत आई तो आप घर बनाने का जो काम करते हैं उससे ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक कहती हो। अच्छा चलो, अब मैं इन्हें बाजार में बेच लाता हूँ और शाम को घर पर मिलते हैं। जी, मैं भी तब तक घर के सारे काम निपटा देती हूँ। महेश फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। महेश जैसे ही अपनी दुकान में आकर बैठता है, वहाँ प्रधान और कुछ लोग उससे फल खरीदने आते हैं। अरे भाई महेश, लगता है इस बार बागान में फल बहुत बढ़िया हुए हैं, क्यों? हाँ प्रधान जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और शिवानी आज इसी बात पर बात कर रहे थे। फलों की बात बहुत कर ली महेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है प्रधान जी? दरअसल बात यह है कि कस्बे के मिट्टी के घर काफी पुराने हो चुके हैं और हम सोच रहे थे कि अब से हमें पक्के मकान बनाने चाहिए जो ज्यादा वक्त तक टिके रहे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से अपने मकान को पक्का मकान बनाने की सोच रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि कस्बे का हर आदमी पैसे कहाँ से लाएगा। हाँ, और इसी वजह से मैंने ठेकेदार से बात करने की सोची है। आज दुकान बंद करने के बाद तुम मेरे साथ ठेकेदार के यहाँ चला, जैसा आप कहे प्रधान जी। प्रधान अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है और महेश प्रधान के साथ ठेकेदार के घर आ गया था। क्या बात है प्रधान और महेश, कैसे आना हुआ? वो जरूरी काम था ठेकेदार, तो तुमसे पूछने आ गए और महेश को भी मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर आया हूँ। तो बताओ क्या काम है? जी ठेकेदार जी, मैं बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि लोगों के मिट्टी के घर पुराने हो गए हैं, तो अब हम सब घरों को नए सिरे से पक्के घरों में तब्दील कर दें। अच्छा तो ये बात है। लेकिन कस्बे में एक घर तो है नहीं, बहुत सारे घर हैं, तो इतने पैसे कहाँ से लाओगे? इसी वजह से तो आपके पास आए थे। हाँ, आप अभी हमारी मदद कर देते तो सारे कस्बे वाले आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देते। मजाक है क्या? मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाला। पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे इसके बारे में। मुझे बाहर से लोग भी बुलाने होंगे और घर बनाने के चीजों के मोल भी चुकाने होंगे। ठेकेदार जी, लोग तो हमें कस्बे में मिल जाएंगे और कुछ पैसे जोड़ जाड़ कर दे भी देंगे। आप एहसान करके एक बार और सोच लीजिए और मदद कर दीजिए हमारी। छह, बस भी करो। तुमसे मोहब्बत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से इतनी बात बढ़ रही है। मैं नहीं करता। पैसे लाओगे तब काम होगा, वरना नहीं होगा। अब जाओ। एक बार सोच तो लीजिए ठेकेदार जी, कोई तो रास्ता होगा। लोग परेशान हो जाएंगे आने वाली बारिश से, हमें उनकी कुछ तो मदद करनी होगी ना। हाँ, ठीक कह रहे हो कि लोग परेशान हो जाएंगे, और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो सबसे कहो कि अपने पास से मुझे एक एक बीघा जमीन मुझे दे दे। क्या कहते हो? महेश, चलो चलते हैं। मुझे मालूम था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, पर मैं फिर भी कोशिश करने की सोची और तुम्हें भी यह सब देखना पड़ गया। पर प्रधान जी। प्रधान महेश को इशारा करता है और महेश अपने शब्दों को पीसकर पी जाता है। ठेकेदार की बात सुनकर महेश परेशान होकर अपने घर लौट आता है। शिवानी उसके चेहरे पर ये मायूसी देखकर उससे पूछती है, अरे जी, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवानी, बस ये ठेकेदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठेकेदार से कस्बे वालों की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने खरी खोटी सुनाकर लौटा दिया। अब तो बरसात का महीना भी आ रहा है और लोगों के घर पुराने हो चुके हैं। पता नहीं अब क्या होगा। आपका मन बहुत ही कोमल है। आप सब गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। मालिक करे कि आपको इस परिस्थिति को पार करने की शक्ति मिले।
काश मैं कुछ कर पाता अपने कस्बे के लिए। अब सो भी जाइए, मार्ग के बारे में कल सोचिएगा। ठीक है शिवानी, अब और कर भी क्या सकते हैं। महेश सो जाता है और उसे एक ख्वाब आता है। ख्वाब में महेश एक आम के दरख्त के पास आम उठा रहा है और उस आम को खोलकर देखता है कि उसमें एक कांच का बीज है। कांच का बीज वो जमीन में गाड़ देता है और वहाँ पर एक दरख्त उगाता है जिसमें कांच लटके थे, मानो उस दरख्त पर कांच फलों की तरह उगाए हों। सुबह हो गई। सुबह महेश उठते ही शिवानी को जगाने लगा। शिवानी उठो, शिवानी। क्या बात है जी? कौन सी मुसीबत आ गई है सुबह सुबह? अरे कोई आपदा नहीं, मुझे बस एक ख्वाब आया था और उस ख्वाब में मैंने देखा कि आम की गुठलियों की जगह एक कांच का बीज है और उससे ऐसे दरख्त तैयार हो रहे हैं जिसमें कांच लटके हुए हैं। पर ये तो बस एक ख्वाब है जी, आप भी ना। डूबते को तिनके का सहारा जानो। कल ही हमने कोई रास्ता मांगा था, शायद ये वही हो। मैं समझती हूँ कि आप गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, मगर इस तरह से ख्वाब को सच मान लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर बस चलो मेरा दिल रखने के लिए एक बार देख आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आओ चलते हैं। महेश और शिवानी अपने बागान की ओर निकल गए। वहाँ पहुँचते ही उन्हें दरख्त पर एक चमकता हुआ कांच का आम नजर आया। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। हाँ जी, आप एक काम कीजिए, आप इस आम को तुरंत तोड़ दीजिए। महेश तुरंत एक पत्थर मारता है और वो कांच का आम नीचे गिर पड़ता है। उस आम को जैसे ही महेश खोलने की कोशिश करता है, वो आम खुल जाता है और उसमें से एक कांच का बीज बाहर आता है। देखो शिवानी, हम इसे बो देते हैं। कांच लगेंगे तो हम इसे लोगों के घर बनाएंगे और सारी मुसीबतें खत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे कल देखने आ जाएंगे और साथ में सरपंच जी को भी ले आएंगे। दोनों आम के बीज को बो देते हैं और उस पर पानी डालकर चले जाते हैं। वो पौधा थोड़ा बढ़ जाता है। वो दोनों अपनी खुशी में आगे चले जाते हैं और कल का इंतजार करते हैं। रात बीत गई और नई सुबह आई। महेश के साथ सरपंच जी भी उस बागान में आकर खड़े थे और कांच के दरख्त को देखकर बहुत हैरान रह गए थे। अरे, तुमने तो कहा था कि बीज कल ही बोया है। ये तो पूरा का पूरा दरख्त है। जी प्रधान जी, अब कस्बे से कुछ लोगों को जोड़कर हम सबके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ठीक कहते हो। अब हमें ठेकेदार के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी, आज से ही शुरुआत कर दें? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया और अब एक हफ्ता बीत चुका था जिसमें महेश ने अपना और प्रधान का कांच का घर बना दिया था। महेश और प्रधान महेश के नए घर में बैठे थे। तभी वहाँ ठेकेदार आता है। और भाई महेश, क्या हालचाल? मेरे हालचाल तो बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइए ठेकेदार जी। मैं भी ठीक हूँ, बस देखने आया था कि कस्बे में जो बात चल रही है उसमें कितनी हकीकत है। तो पता चल गया? हाँ वही, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत बना है। वैसे महेश, बोलिए। एक रास्ता लेकर आया था मैं। तुम्हारे पास जो दरख्त है कांच का, वो तुम मुझे बेच दो। बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तुम्हें कस्बे के घर बनाने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, माफ कर दीजिएगा ठेकेदार जी, लेकिन मैं इससे कस्बे के घर बनाऊंगा और मुझे ये नहीं बेचना। क्या तुम ये कैसी बेवकूफ की तरह बातें कर रहे हो? ठेकेदार जी माफ कीजिएगा, पर मैं आपके तरह इस वरदान को कस्बे के लिए श्राप बनने नहीं दे सकता। अगर उनके पास ज्यादा पैसे आने के रास्ते होते या उनके पास पैसे होते तो मैं उस दिन आपसे विनती क्यों करता? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो महेश। चलो, कांच का दरख्त बेचना नहीं चाहते तो मेरे साथ काम करो, इससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है
कस्बे वालों को अगर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्या वो आगे काम करने की चाह रखेंगे? तुम ही समझाओ प्रधान कुछ इसे। चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं चुपचाप इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस हड़बड़ाहट में देखकर काफी हिल चुका हूँ। तुम्हारी तो जान ही निकल रही है इस कस्बे को बढ़ता देखकर, और ये देखकर कि कोई इस कस्बे की मदद कर रहा है। हाँ प्रधान जी, ठीक कह रहे हैं आप। पहले तो आप हमारी मदद करने आए नहीं ठेकेदार जी, और जब हमारे पास दूसरे रास्ते आए हैं तो आप हमारी मदद करने की जगह उल्टा भड़काने आए हैं। शे, तुम लोग कभी समझने नहीं वाले। जो समझ में आए वो करो। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से गुस्से से चला गया और प्रधान फिर से महेश से कहने लगा, महेश, ध्यान रखना, ये ठेकेदार कुछ भी कर सकता है अपने जलन में आकर। जैसा आप कहे प्रधान जी। अब हम वैसे भी कांच के घर बनाना शुरू करेंगे और हमारा इनसे ताल्लुक कम ही रहेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सारे कांच के घर बन चुके थे और कांच का दरख्त फायदेमंद साबित हुआ, जिस वजह से गांव के लोग आज उसके पास नारियल फोड़कर उसका पूजन करने के लिए खड़े थे। जय हो इस दरख्त की। गांव में बारिश से पहले सबके घर नए तरीके से बन गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, इस दरख्त ने हमारी बहुत मदद की है। ये ठीक कह रहे हो। इस दरख्त की हम पर बहुत ही एहसान है, पर यह भी जानो, सिर्फ वरदान से ही कुछ नहीं होता। वो वरदान किस आदमी के हाथ में है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए तुम्हारे भी हम पर बहुत एहसान है महेश। आखिर तुमने अपना वरदान हम सब में बांटा जो है। तभी वहाँ ठेकेदार 2 गुंडों के साथ आ गया, जिनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं। क्या कहना चाहते हो प्रधान? यानी वो वरदान मेरे हाथ लगता तो मैं इसे श्राप बना देता? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, पर आपने अभी अभी जो खुद का परिचय दिया है वो कुछ गलत नहीं है। ये कुल्हाड़ी लेकर इन 2 लफंगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बोलता है, आप कहे तो उड़ा दूं ठेकेदार जी। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस इस दरख्त को काटने आए थे। अगर कोई बीच में ना आए तो हाथापाई नहीं होगी। जैसा आप कहे ठेकेदार जी। ठेकेदार और गुंडे जोर से उस दरख्त पर कुल्हाड़ी मारने लगे और बाकी सब डर कर पीछे हट गए। अचानक चारों तरफ से कांच की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया। बचाओ बचाओ! अरे, ये कांच की दीवारों पर हाथ पीट पीट कर क्या कर रहे हैं ठेकेदार जी? पता नहीं भैया, पर खुशी बहुत हो रही है। इसी तरह कांच के दरख्त ने फिर से एक बार गांव को बचा लिया और सब ठहाके लगाकर खुशी खुशी अपने कांच के घर में रहने लगे। सोनपुर नाम का गांव था। वहाँ ज्ञानचंद रहा करता था और चप्पल बेचने का काम किया करता था। ज्ञानचंद के परिवार में उसका एक बच्चा रोहन और बेगम विमला थी। दिन के 6 जोड़ी चप्पल बनाकर ज्ञानचंद लोगों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। दिल का बड़ा दयालु होने की वजह से ज्ञानचंद का परिवार हमेशा परेशान रहता था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया है। पूरा दिन आप चप्पल बनाने और बेचने में लगा देते हो। मुझे और कुछ आता भी तो नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझसे बहस मत करो और मालिक से दुआ करना कि आज सारे चप्पल बिक जाए। ज्ञानचंद घर से निकलकर गांव-गांव चप्पल टांग कर बेचने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे पायल अपनी बच्ची झुमरी के साथ दिखाई देती है, जो एक खेत में फसल काटने जा रही है। माँ, मुझे चप्पल दिलवा दो ना, मुझे बार बार कांटे चुभ जाते हैं। अब तो मैं आपके साथ खेत पर भी आने लगी हूँ। जब तुम्हारे पिताजी शहर से लौट आएंगे तब मैं तुम्हें चमड़े की चप्पल दिलवा दूंगी। आप अपने बच्चे के लिए मुझसे चप्पल खरीद क्यों नहीं लेती? दरअसल मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर जितनी दिहाड़ी होती है वो जमींदार कर्ज के ब्याज के तौर पर खा लेता है। सिर्फ 2 आने ही की तो बात है। आप इसे ले लीजिए और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। छोटी उम्र में बच्चों को कांटों से बचाना चाहिए। हाँ माँ, ले लो ना।
उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और सिर्फ दुआ ने का है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप रहम कीजिए और यहाँ से चले जाइए, वरना बच्ची रोने लगेगी। ज्ञानचंद से बच्चे का उदास चेहरा देखा नहीं गया। बेटा ये लो, ये चप्पल मेरी तरफ से। तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करो। थैंक यू अंकल, इस चप्पल को मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उस समय पायल घर जाकर वहाँ से पौधों के 3 गमले लाकर कहती है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये 3 गमले हैं जो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिए थे। अगर ये कीमती है तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसे आपको अपने आंगन में ही लगाना होगा। इन 3 गमलों को अपने घर पर ले जाइएगा और अपने आंगन में इनमें पौधे लगाइएगा और महफूज रखिएगा। गमले को अपने साथ लिए ज्ञानचंद गांव-गांव घूमता है, लेकिन कोई बिक्री नहीं होती। उन गमलों को लिए और बिना बिक्री किए वो घर पहुंचता है। अब हम क्या उस गमले को खाएंगे? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचते। मैं और करता भी तो क्या करता, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। और हमारी परेशानी, यहाँ तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम चाहे जो कह लो, मैं तुम्हें इससे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। और अब मुझे इन गमलों को महफूज जगह पर लगाने दो शांति से। उस वक्त ज्ञानचंद ने तीनों दरख्तों को घर की आंगन में लगा दिया और ऐसे ही उनके दिन बीतते गए। कई साल बीत चुके थे। विमला अब बूढ़ी हो चुकी थी। रोहन अब 22 साल का हो चुका था और लंबी बीमारी की वजह से ज्ञानचंद का इंतकाल हो गया। ज्ञानचंद के लगाए गमले अब बड़े बड़े दरख्त बन चुके थे, लेकिन ऐसे दरख्त जिन पर ना कोई फल था, ना कोई फूल, ना कोई घर है, ना ढंग से पढ़ाई करवाई। ये चप्पल वप्पल के व्यापार से भी कुछ नहीं हो रहा है। शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? दिन पर घर पर ऐसे बेरोजगार बैठकर रहने से क्या मिलेगा? लोगों के बाप दादा जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं, और एक ये थे जो गिरस्ती में 3 दरख्त छोड़कर गए हैं बस। एक काम कर, उन दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ियों को बेचा। कम से कम घर में कुछ दिन चावल और दाल तो बनेगी। रोहन अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर उन दरख्तों के पास जाता है, और जैसे ही रोहन ने एक दरख्त पर कुल्हाड़ी मारी, उस दरख्त पर आग लग गई, जिसे देखकर दोनों माँ बेटे डर गए। हे मालिक, ये क्या? ये तो आग का दरख्त है। पूरे दरख्त में आग लगी हुई है, फिर भी उसकी लकड़ियाँ जल नहीं रही। ये बात तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही माँ, कि आखिर ये माजरा क्या है? एक काम कर, यही कुल्हाड़ी दूसरे दरख्त पर मार कर देख। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये करके देखता हूँ। जैसे ही रोहन ने दरख्त पर कुल्हाड़ी मारी, पेड़ की डालियों और पत्तों से बूंदों की बारिश होने लगी। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ आग, यहाँ पानी। अब आखिरी दरख्त बचा है, जरूर उसमें भी कुछ होगा। जल्दी से देख उसमें क्या है। जैसे ही रोहन ने तीसरे और आखिरी दरख्त पर कुल्हाड़ी मारी, उसने देखा कि उस पर कई सारी चमड़ों की चप्पल लटकी हुई है। चप्पल की दरख्त? बचपन में पिताजी ने उस बच्चे की मदद की थी, तब उन्हें ये 3 दरख्त तोहफे के तौर पर मिले थे, और इन चप्पलों को बेचकर तो हम मालामाल हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रोहन ने पूरे गांव में आग के दरख्त की एक डाल बेच दी। लोगों के घर में पानी के पेड़ से एक एक डाल भेज दी। अब बस ये एक चप्पल का दरख्त बचा है, इसे बेचे तो बेचे भी कहां? इतने सारे चप्पल है, शहर ले जाकर बेचूंगा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे आंगन में इतनी खुशी है। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। चप्पल के दरख्तों से सारे चप्पल तोड़कर उन्हें शहर के बाजार में लेकर चला गया। शहर के बाजार में सारे के सारे चप्पल बिक गए। इसके साथ रोहन ने शहर में पानी की दुकान और चप्पलों की बड़ी दुकानें भी खोल दी। माँ, ये लो मेरी पहली कमाई, पूरे 500 रुपए। पैसों से घर के कुछ राशन और सामान ले आ। माँ, मैं वो सब पहले ही ला चुका। ये पैसे आपके खर्च के लिए है।
कल सुबह फिर से मैं उन चप्पलों को तोड़कर बेच आऊंगा। रोहन चप्पल के दरख्तों से चप्पल, पानी के पेड़ से कई सारी पानी की बोतल उन्हें शहर ले जाया करता था और उन्हें अच्छे दामों में बेचा करता। पूरे 6 महीने बीत गए थे। रोहन ने अपना घर भी बहुत बड़ा बनवा लिया था और हरिया को अपने कारोबार में काम पर रख लिया था। लेकिन एक दिन हरिया घर वालों से बचकर भागता हुआ आया। मालिक, मालिक, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? कपड़े क्यों फटे हुए हैं तुम्हारे? हमारी पानी और चप्पल की ज्यादा बिक्री की वजह से वो मेरे पीछे मुझे मारने आ रहे थे। सारी चप्पल और पानी उन्होंने फेंक दिया और अब वो इस घर की तरफ आ रहे हैं। हरिया की बात सुनकर रोहन डर जाता है। आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। रोहन ने देखा सामने से मुस्टंडे गुस्से में उसकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर रोहन दंग रह गया और हरिया से कहा, तुमने तो कहा था शहर वाले हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है ये पहलवान हैं सारे। उन्हें देखकर डर के मारे रोहन उन जादुई दरख्तों के पीछे चला गया। बाहर निकल, कहां दुम दबाकर बैठा है? एक समय था जब तेरा बाप आकर वहां भीख मांगा करता था और अब तू है कि तू हमारी दुकान बंद करवा रहा है। भाई, उन दरख्तों की तरफ देखो, वहां पर तो आग के दरख्त, पानी के दरख्त और चप्पलों के दरख्त है। अब समझा तो ये है इसकी सफलता का राज। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उस शहरी दुकान वाले ने अपनी लाठी से रोहन की तरफ मारने की कोशिश की, रोहन वहां से हट गया और लाठी जोर से आग के दरख्त पर आ लगी। आग के दरख्त पर लाठी लगने से पेड़ से आग की बूंदें बरसने लगी। भागो यहाँ से, वरना जो थोड़ा सा बचा है वो भी नहीं बचेगा और ये अजूबा हमें ले डूबेगा। सारे शहरी भाग गए, लेकिन आग की बूंदें इतनी तेज थी कि उनका आंगन जलने लगा, जिसे देखकर हरिया ने रोहन से कहा, मालिक, ये आग हमारे घर को चपेट में ले लेगी। इसे हमें रोकना होगा कैसे भी। तुम इसकी चिंता मत करो। हरिया की बात सुनकर रोहन ने लाठी उठाई और पानी के दरख्त पर दे मारी। पानी की इतनी ज्यादा बूंदें आंगन में गिरी कि आग वहीं थम गई। ये हुई ना बात। अब हम यहाँ सुकून से रह सकते हैं। अब हम हर गांव-गांव जाकर ये चप्पलें मुफ्त में बेचेंगे। अब्बा के एक सवाब से इतना कुछ मिला है हमें। पानी से गांव वालों की प्यास, चप्पल से किसानों की मदद और आग से गांव वालों का चूल्हा, ये तीनों ही चीजें मुफ्त में लोगों को दी जाएगी। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। हर जरूरतमंद को सारी जरूरत पूरी की। उन्हें मुफ्त में चप्पल और पानी दिया। उसके बाद रोहन ने आसपास के गांव में भी पानी और चप्पल बांटे। ये किस्सा उस वक्त का है जब 17 गांव में एक महान बाबा रहा करते थे, जिनका नाम था बद्री नारायण। गांव के सबसे बड़े जानकार और समझदार इंसान वही थे। वैसे तो दिन भर वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे तपस्या करते थे और शाम होते ही अपने घर चले जाते थे। वो तपस्या में इतने लीन होते कि उन्हें कुछ आगे पीछे का दिखाई ही नहीं देता। लोगों का मानना था कि वो एक जादुई बाबा हैं। गांव और पिछड़ा और पुराने ख्यालातों का होने की वजह से गांव में बिजली भी नहीं थी। लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते थे। वो देखो, बद्री नारायण पंडित जा रहे हैं। सुना है इनके गांव में बिजली नहीं है। बिजली की कटौती और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि गांव में अनाज भी नहीं है। तो इनका गुजारा कैसे होता है? इसकी आखिर क्या वजह है? और लोग उसकी गांव की एकता को फिर भी तोड़ नहीं पाते। अरे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? बद्री नारायण उनकी बातों को अनदेखा करके बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास पहुँचे। मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में बिजली की समस्या का समाधान करिए। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्गों को रात में दिखाई नहीं देता और आप हैं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हमने आपकी गांव की अर्जी हमारे बड़े कर्मचारी और बड़े साहब को भेज दी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये हम कई सदियों से सुनते आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए कि आप कुछ मत करिए, हम अपना काम खुद कर लेंगे।
इतना कहकर बद्री नारायण बाबा वहाँ से चले गए। बड़े साहब, आपको पता है कि ये पंडित बहुत मायावी पंडित है, जो कह देता है वो बातें सच में हो जाती है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इनके बारे में मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और सारी की सारी सच। बद्री नारायण अपने गांव में जाकर सारी परेशानी उन्हें बताता है। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले उदास हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इस बिजली की समस्या से सब कुछ नुकसान होता जा रहा है। अब मैंने सोच लिया है, अब हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। जो कुछ करना है वो हमें ही करना है, और ये सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। मुझसे अब गांव का दुख और नहीं देखा जाता। सारे गांव वाले अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन उस रात बद्री नारायण बाबा को बिल्कुल नींद नहीं आती और वो अपनी तपस्या वाली जगह पर जाकर वहाँ बैठ गए। हे वृक्ष देवता, मैंने और मेरे गांव वालों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें इतना दुख भोगना पड़ता है? मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, मैं हर जगह आपकी चर्चा ही करता हूँ, फिर भी आप इतने दर्द दे रहे हो। ये तो सरासर जुर्म है। बद्री नारायण बाबा अपनी परेशानी उस बरगद के दरख्त के पास रखकर रो ही रहे थे कि वहाँ पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। दरख्त के देवता को देखकर बाबा बद्री नारायण बेहद खुश हो गए। प्रभु, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो राजन, ये सब तुम्हारे किए हुए अच्छे काम, अच्छे ख्यालों का नतीजा है। तुम्हारी घोर तपस्या और निरंतर प्यार की वजह से मुझे आना ही पड़ा। अब आप आ ही गए हैं तो आप हमारे दुख दर्द मिटा दीजिए। हमारा गांव बिजली की परेशानी से बहुत परेशान है। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम उसकी फिक्र मत करो। इस बरगद के दरख्त को बिजली का दरख्त बना दूंगा, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे नगर वासियों के हर एक मुसीबत खत्म हो जाएगी। जैसे ही दरख्त के देवता ने ये बात कही, पूरे पेड़ पर बिजली आ गई और देखते ही देखते पूरे गांव में उजाला हो गया। सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और दरख्त के देवता को प्रणाम करते हैं। हम बेहद खुश हैं कि आप हमारे गांव को अंधकार से बचाने के लिए आ गए। बस ध्यान रहे, मेरे इस वरदान का कोई गलत उपयोग ना करें, वरना उसे पाप लगेगा। जब भी कोई इंसान इस बरगद के दरख्त को गलत इस्तेमाल करेगा, उसे तुरंत ही सजा भुगतनी पड़ेगी। सारे गांव वाले बिजली के दरख्त और बद्री नारायण के चमत्कार को देखकर बेहद खुश हो गए, लेकिन वरुण इस बात से बेहद दुखी और हिचकिचाहट में रह जाता है। वैसे पंडित जी ने बड़ा उपकार किया है गांव वालों पर, वरना अंधेरे का साया हमारे गांव से जा ही नहीं रहा था। अब हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। मेरे मन में एक ख्याल आया है और मेरे पास एक तरकीब भी है। आपका चेहरा देखकर पता चला है कि जरूर आप किसी गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं। रात के वक्त ही घर से उठकर वरुण उस बिजली के दरख्त के पास पहुंच जाता है। ये रहा मेरा खजाना। इस दरख्त ने बिजली तो दी ही है, अब मैं इसके डाल को काट कर शहर ले जाके बेचूंगा। बरगद के इतने सारे डाल हैं, एक आध काट लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी हमारे दरख्त देवता ने हमारे गांव के भले के लिए हमें ये बिजली का पेड़ दिया है। वरुण उस दरख्त की एक डाल को लेकर शहर चला जाता है। ये खरीदोगे भाई साहब? ये क्या चीज है? ये बिजली की डाल है, इसे छूने से करंट नहीं लगता और ये बिना चार्ज के सदियों तक चलता रहेगा। तुम्हें खरीदना है तो बताओ, वरना मैं किसी और दुकान पे जाता हूँ। अगर ऐसी बात है तो बताओ, ये बिजली की डाल कितने में बेचोगे? ये बहुत महंगी है और शहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस एक डाल से बिजली का बिल बच जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा। इसकी कीमत है 20,000 रुपए। ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन तुम इसे कहीं और नहीं बेचोगे। वरुण ने उस दुकानदार को बिजली की एक डाल बेच दी और वो गांव वापस आकर बिजली के दरख्त पर से बहुत सारी डालियां तोड़ने लगा और उन्हें बेचने लगा।
आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप बिजली के दरख्त का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम थोड़ा धीरज नहीं रख सकती क्या? ये चीज हमारे परिवार के लिए, जिंदगी के लिए ही तो कर रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी। वरुण की बीवी को वरुण पर शक हो जाता है और वो अपने शौहर की रक्षा करने के लिए बद्रीनाथ बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली के दरख्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्त देवता की बात ना मानने की सजा वरुण को जरूर मिलेगी। बद्री नारायण और वरुण की बीवी पूरे गांव वालों को बुलाकर उस बिजली के दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। बिजली के दरख्त के कई सारे डाल टूटे हुए देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? बिजली के दरख्त पर डाल कैसे कम हो गया? ये नामुमकिन है। मुझे तो सब बराबर ही लग रहा है। ये अभी पता चल जाएगा। बद्रीनाथ ने अपने झोले से शंख निकालकर उसे बजाया और तुरंत ही वहाँ पर दरख्त देवता प्रकट हो गए। ये पुण्य और किसी ने नहीं बल्कि वरुण ने किया है। पुण्य पाप भगवान, वरुण ने पाप किया है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं वत्स। वरुण इस बिजली के डाल को बेचकर जो भी पैसा कमाता था उससे आश्रम और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े ला कर देता था। इसी वजह से मैंने वरुण को इस नेकी के कार्य में नहीं रोका। मुझे माफ़ करना महाराज, मैंने इस कार्य को सबसे छुपाया क्योंकि मैं जानता था मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमारे मन के कपट के वजह से तुम परेशान हो गए। वरुण के इस अच्छे बर्ताव के कारण सबने वरुण की खूब तारीफें की। बद्री नारायण और वरुण का खानदान खुशी खुशी सतना गांव में रहने लगा।